नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सादत हसन मंटो की एक ऐसी कहानी की जो दिल को झंझोड़ कर रख देती है। कहानी का नाम है आखिरी सल्यूट। हाँ। ये कहानी 1947 की कश्मीर लड़ाई के उस दौर की है जब सरहदें अभी ताज़ी ताज़ी थीं और जो दोस्त थे वो दुश्मन बन रहे थे। बिल्कुल। कहानी का जो मुख्य किरदार है सूबेदार रब नवाज, वो एक बहुत तजुर्बेकार फौजी है, पर इस नई जंग में मतलब उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा। तो चलिए आज इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। हाँ, और यही मंटो की खूबसूरती है। वो हमें जंग के मैदान में तो ले जाते हैं, लेकिन जो असल लड़ाई है वो किरदारों के दिमाग के अंदर दिखाते हैं। सही बात है। आखिरी सल्यूट सिर्फ गोलियों और मोर्चों की कहानी नहीं है, ये पहचान के संकट की कहानी है। ये सवाल पूछती है कि जब दोस्ती दुश्मन बन जाए और वतन की परिभाषा ही बदल जाए। हाँ, तो एक सिपाही किसके लिए और क्यों लड़ता है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक लड़ाई बाहरी होने के साथ साथ एक बहुत गहरी, एक भीतरी लड़ाई भी बन जाती है। बिल्कुल सही कहा। कहानी शुरू होते ही मंटो लिखते हैं कि रब नवाज का दिमाग ऐसी बंदूक बन गया था जिसका घोड़ा खराब हो गया हो। मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगी। मतलब रब नवाज जो वर्ल्ड वॉर में इटली और अफ्रीका जैसे मोर्चों पर लड़ चुका है, एक बहादुर सिपाही है, वो यहाँ आकर इतना कंफ्यूज्ड क्यों है? ये बहुत गहरा सवाल है। फर्क ये था कि इस बार दुश्मन कोई अजनबी नहीं था। अच्छा। दुश्मन कोई गोरा या काला सिपाही नहीं था। दुश्मन वो लोग थे जिनकी शक्लें जानी पहचानी थी। मंटो लिखते हैं कि निशाना साधते हुए जब उसे कोई अपना पुराना साथी नजर आ जाता तो वो एक पल के लिए भूल ही जाता था कि वो लड़ क्यों रहा है। सोचिए क्या हालत होगी उस सिपाही की। हाँ, जिसने सालों तक जिसके साथ एक प्लेट में खाना खाया हो, आज उसी पर गोली चलानी पड़ रही है। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक तरह का गृह युद्ध था। और वो वतन वाला कॉन्सेप्ट भी, वो भी तो कितना उलझा हुआ है उसके लिए। बहुत ज्यादा। उसे बार बार खुद को याद दिलाना पड़ता है कि वो तनख्वाह या तमगों के लिए नहीं बल्कि अपने वतन के लिए लड़ रहा है। पर ये नया वतन है क्या? एग्जैक्टली जिस जमीन पर वो पैदा हुआ वो अब दुश्मन का मुल्क है, और जिस नए मुल्क के लिए वो लड़ रहा है उसका पानी तक उसने कभी नहीं पिया। ये तो पहचान का एक बहुत बड़ा संकट है। बिल्कुल। और मंटो इस संकट को और गहरा करते हैं जब रब नवाज सोचने लगता है कि ये जंग है किस लिए। क्या कश्मीर के लिए या कश्मीर के मुसलमानों के लिए? और अगर मुसलमानों के लिए तो फिर हैदराबाद और जूनागढ़ के मुसलमानों का क्या? हाँ, ये वो सवाल हैं जो सियासतदानों को पूछने चाहिए, लेकिन यहाँ एक आम सिपाही इनके बीच में पिस रहा है। वो इन सवालों को झटक तो देता है ये सोचकर कि एक फौजी की अक्ल मोटी होनी चाहिए। लेकिन ये सवाल उसका पीछा नहीं छोड़ते। ये दिखाता है कि इंसान अपनी इंसानियत को कितनी भी देर दबाए, वो सवाल तो पूछती ही है। अच्छा, अभी तक तो लड़ाई जानी पहचानी लग रही थी, गोलियां, मोर्चे, ये सारी उलझन। लेकिन फिर मंटो एक ऐसा सीन लाते हैं जो पूरी तरह से सुर्रियल है, जहां हथियार खामोश हो जाते हैं और जुबानें चलने लगती हैं। हाँ, वो गालियों वाला सीन। हाँ, रात के अंधेरे में पहाड़ियां गोलियों से नहीं, गंदी गंदी गालियों से गूंज उठती हैं। कमाल का सीन है वो। दोनों तरफ के सिपाही एक दूसरे को देख नहीं सकते, बस खाइयों और चट्टानों के पीछे से एक दूसरे की माँ बहन को याद कर रहे हैं। रब नवाज के लिए तो ये बिल्कुल नया तजुर्बा है। वो हैरान है कि ये कौन सी लड़ाई है। यहाँ गालियां सिर्फ फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाती, ये एक तरह से फौजी भाईचारे का बिगड़ा हुआ रूप है। अच्छा, ये कैसे? पहले शायद यही गालियां वो दोस्त एक दूसरे को बैरक में मजाक मजाक में देते होंगे, अब वही गालियां खाई के आर पार दे रहे हैं। हाँ, सही बात है। हथियार बदल गए हैं लेकिन आदतें वही हैं। ये दिखाता है कि ये दुश्मनी कितनी सतही और ऊपर से थोपी हुई है। और इसी झुंझलाहट में इस बेतुकेपन से तंग आकर रब नवाज हमला करने का हुक्म दे देता है। और वो एक अहम पहाड़ी पर कब्जा भी कर लेते हैं। लेकिन जीत की खुशी से ज्यादा उन्हें इस बात का अफसोस होता है कि दुश्मन का कोई जिंदा सिपाही हाथ नहीं आया। वो कहते हैं कोई हाथ आता तो उसे गालियों का मजा चखाते। कितनी अजीब बात है। वो दुश्मन को मारना नहीं, उसे गालियां देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि गालियां देने में एक पर्सनल रिश्ता बनता है। गोली दूर से मारी जाती है, उसमें दुश्मन सिर्फ एक टारगेट होता है, लेकिन गाली तो आप किसी इंसान को ही दे सकते हैं। वो अनजाने में भी उस अदृश्य दुश्मन में एक इंसान ढूंढ रहे हैं। इस छोटी सी जीत के बाद कहानी में एक ठहराव आता है। वो एक ऐसी पहाड़ी पर है जहां साफ पानी का तालाब है। कड़ाके की ठंड है लेकिन सारे जवान नहाते हैं। और जैसे ही वो नहा कर निकलते हैं, दूसरी तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। अब एक नया गतिरोध शुरू हो गया है जो 2 दिन तक चलता है। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से सब कुछ बदल जाता है। हाँ, 2 दिन की खामोशी के बाद
दूसरी तरफ से एक आवाज गूंजती है। पहले तो गालियों का दौर चलता है। हाँ, रब नवाज चिल्लाता है, भाई होगा तेरी माँ का जना, यहाँ सब तेरी माँ के यार हैं। लेकिन तभी उधर से एक पुकार आती है जो गाली नहीं होती। कोई चिल्लाता है, रब नवाज। वो आवाज पहाड़ियों में गूंजती है और रब नवाज के जिस्म में एक कंपकुपी दौड़ जाती है। उसे पता था कि सामने वाली चोटी पर उसकी पुरानी 69 जाट रेजिमेंट के सिपाही हैं, लेकिन ये किसकी आवाज हो सकती है? वो कांपती हुई आवाज में वापस पूछता है, ये कौन था? और जवाब आता है, मैं हूं राम सिंह। और ये नाम सुनते ही रब नवाज की दुनिया ही पलट जाती है। राम सिंह, उसका बचपन का दोस्त, उसका लंगोटिया यार, जिसके साथ वो बड़ा हुआ, फौज में भर्ती हुआ, जंग लड़ी, वो अब दुश्मन की तरफ से लड़ रहा था। इस एक पल में वो जंग का मैदान ही नहीं रहता। बिल्कुल, वो व्यक्तिगत हो जाता है। उनकी बातचीत में अचानक वही पुरानी बेतकल्लुफी, वही बचपन की गालियां लौट आती हैं। रब नवाज कहता है, ओए कुम्हार के खोते, तो उधर से जवाब आता है, ओए बाबा टल के कड़ा प्रसाद। जैसे जंग के सारे नियम, सारी नफरतें हवा में घुल गई हों। हाँ, ये दिखाता है कि उनकी दोस्ती की जड़ें कितनी गहरी थीं। इन नई नई खींची हुई लकीरों से कहीं ज्यादा गहरी। मैंने जब पहली बार वो सीन पढ़ा जहां राम सिंह चाय के लिए सामान लाने की बात करता है, तो मैं हैरान रह गई थी। हाँ, वो कहता है कि उनका सामान ऐसी जगह पड़ा है जहां से रब नवाज की गोली उन्हें आसानी से उड़ा सकती है। और रब नवाज हंसकर कहता है, जा लिया, जंग के बीच में ये कैसे मुमकिन है? ये तो पागलपन है। ये पागलपन नहीं है, ये दोस्ती का भरोसा है। राम सिंह को फिर भी यकीन नहीं होता। वो कहता है, तू उड़ा देगा कुम्हार के खोते। फिर वो एक दूसरे को माँ की कस्में देते हैं। सोचिए, जंग के मैदान में जहां एक दूसरे की जान लेना उनका फर्ज है, वो एक दूसरे को माँ की कसम देकर भरोसा दिला रहे हैं। और जब राम सिंह का आदमी सामान लेने जाता है और रब नवाज का एक जवान उस पर निशाना साधता है, तो रब नवाज उससे झड़क कर रोक देता है। नहीं नहीं, ये कहानी का वो शिखर है जहां इंसानियत, फौजी अनुशासन और फर्ज पर भारी पड़ जाती है। और बस इसी शिखर से कहानी अपनी सबसे गहरी खाई में गिरती है। चाय का सामान आ जाता है, राम सिंह शुक्रिया अदा करता है और फिर बस मजाक में, खेल खेल में दोनों तरफ से एक दूसरे पर गोलियां चलने लगती हैं, ये दिखाने के लिए कि हम कितने अच्छे निशानेबाज हैं। और रब नवाज ने भी, उसने भी ऐसी बंदूक उठाई हुई थी। और मंटो लिखते हैं, उसने तफरीहान लबलबी दबा दी, बस मजाक में। और दूसरी तरफ से एक दर्दनाक चीख उठती है। ये कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला मोड़ है। वो गोली सीधा राम सिंह को जा लगती है। एक गैर इरादतन हरकत, एक बेख्याली में दबाया गया ट्रिगर, एक मजाक, और उसके सबसे अच्छे दोस्त की जिंदगी खत्म। ये एक क्षण पूरी लड़ाई की त्रासदी को, उसकी निरर्थकता को एक पल में समेट देता है। रब नवाज का सदमे में चीखना, राम सिंह, और फिर जवाबी फायरिंग में खुद का घायल हो जाना, ये सब उस बेमतलब की लड़ाई का प्रतीक बन जाता है। किसी तरह रब नवाज और उसके जवान लड़ते भिड़ते राम सिंह तक पहुंचते हैं। वो खून में लथपथ पड़ा है। लेकिन जब वो रब नवाज को देखता है तो उसकी आंखों में गुस्सा या नफरत नहीं होती। नहीं, उसकी आंखों में एक दोस्त का हक होता है, एक गहरी हैरानी, एक शिकायत होती है। वो कहता है, ओए कुम्हार के खोते, ये तूने क्या किया? इन शब्दों में कोई कड़वाहट नहीं है, सिर्फ एक गहरा दुख है, जैसे कोई दोस्त अपने दोस्त से शिकायत कर रहा हो। और रब नवाज भी उसी दर्द से जवाब देता है, कसम वधू ला शरीक की, मैंने ऐसे ही बंदूक चलाई थी, मुझे मालूम नहीं था कि तू बाहर निकल रहा है, मुझे अफसोस है। यहाँ दो दुश्मन नहीं, दो दोस्त बात कर रहे हैं, जिन्हें एक बेतुकी लड़ाई ने इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। और फिर राम सिंह के आखिरी लम्हों में वो दोनों जंग को, सरहदों को, नफरत को, सब कुछ भूल जाते हैं। सब कुछ वो अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं। स्कूल के दिन, फौज में भर्ती होने के किस्से, इटली की लड़ाई, और वहां की मैडम मनीता फंतो की बातें। मौत के दरवाजे पर खड़े होकर उनकी वो साझा यादें ही उनके लिए अकेली हकीकत बन जाती हैं। ये मुल्क, ये सरहदें, ये जंग, सब बेमानी हो जाता है। और इन्हीं आखिरी लम्हों में राम सिंह वो सवाल पूछता है जो इस कहानी का और शायद पूरे बंटवारे का सबसे बड़ा सवाल है। वो रब नवाज से पूछता है, यारा सचो सच बताओ, क्या तुम लोगों को वाकई कश्मीर चाहिए? ये सवाल सिर्फ रब नवाज से नहीं है, ये एक तरह से मंटो का पूरे सिस्टम से सवाल है। एक आम सिपाही को जमीन के एक टुकड़े से क्या लेना देना? रब नवाज पूरी ईमानदारी से हाँ में जवाब देता है। लेकिन राम सिंह को यकीन नहीं होता। वो कहता है, नहीं, मैं नहीं मान सकता, तुम्हें वर्गलाया गया है। ये एक लाइन, तुम्हें वर्गलाया गया है, इसमें कितनी बड़ी त्रासदी छुपी है। बहुत बड़ी।
दोनों तरफ के सिपाहियों को शायद यही लगता था कि दूसरे को बहकाया गया है, कि वो गलत लड़ाई लड़ रहे हैं। कि असल दुश्मन तो कोई और है जो उन्हें आपस में लड़वा रहा है। बिल्कुल। ये सवाल उस पूरी सियासत पर चोट करता है जिसकी वजह से ये दोस्त दुश्मन बने। वर्गलाया जाना ही तो बंटवारे की सबसे बड़ी कहानी है। और इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। कोई जवाब नहीं। कहानी का अंत बहुत बहुत मार्मिक है। रब नवाज का मेजर असलम वहां पहुंचता है, वो भी उसी पुरानी रेजिमेंट का था और राम सिंह को जानता था। राम सिंह अपने अफसर को देखकर लेटे लेटे ही सल्यूट करने की कोशिश करता है, एक फौजी की आखिरी आदत। लेकिन उसका हाथ बीच में ही गिर जाता है और वो बड़बड़ाता है, भूल ही गया तू सुअर के नल्ला कि ये लड़ाई। और अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। राम सिंह की वो अधूरी बात, ये लड़ाई, अपने पीछे एक खालीपन, एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। ये लड़ाई क्या है, किसके लिए है, इसकी असली कीमत कौन चुका रहा है? क्या ये उन सिपाहियों की लड़ाई है जिन्हें पता भी नहीं कि उन्हें क्यों लड़वाया जा रहा है? या ये उन सियासतदानों की लड़ाई है जो सुरक्षित बैठे फैसले ले रहे हैं? मंटो हमें कोई सीधा जवाब नहीं देते, वो बस इस सवाल को हमारे जहन में छोड़ जाते हैं। बिल्कुल। और वो अधूरा सल्यूट, वो आखिरी सल्यूट, शायद वो उस बेमतलब लड़ाई के खिलाफ, उस सिस्टम के खिलाफ एक सिपाही का आखिरी मौन विरोध था। एक सल्यूट जो कभी पूरा नहीं हो सका। ठीक उस दोस्ती की तरह, उन साझा यादों की तरह जिन्हें इस लड़ाई ने अधूरा छोड़ दिया। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब राष्ट्रों की बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं तो जमीन पर इंसानियत, दोस्ती और व्यक्तिगत कहानियों का क्या होता है, उन्हें कौन याद रखता है?